हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करते हैं गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे फार्म स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आते हैं, जो कि हमको ड्रेनेज और इरिगेशन में भी यूज होना है। ड्रेनेज के जो वाटर है उसके सेफली रिमूवल के भी इनमें से किसी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वैसा ही इरिगेशन के लिए इनमें से कुछ स्ट्रक्चर जो है वो नेसेसरी होते हैं चैनल्स में क्रिएट करने के लिए, इरोजन कंट्रोल करने के लिए या डाइवर्जन के लिए। तो हम इरिगेशन में डाइवर्जन स्ट्रक्चर या वाटर कन्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे जो सॉइल इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि हमारे सॉइल एंड वाटर के सिलेबस में भी है 3rd ईयर के, और इरिगेशन के सिलेबस में भी है 2nd ईयर के। ये दोनों को ही काम आएगा। तो देखते हैं अभी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो गली कंट्रोल किया जाता है बाई वेजिटेशन से और स्ट्रक्चर के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ चेक डैम्स, मतलब स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या फर्स्ट है चेक डैम। चेक डैम्स आर क्लासिफाइड एज टेम्पररी चेक डैम, परमानेंट चेक डैम। टेम्पररी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ब्रशवुड डैम और सेमी परमानेंट डैम। अब ब्रशवुड डैम के अंदर आता है फर्स्ट सिंगल रो पोस्ट ब्रशवुड डैम एंड डबल रो पोस्ट ब्रशवुड डैम, और सेमी परमानेंट के अंदर आता है लूज रॉक डैम, नेटिंग डैम, लॉक चेक डैम। अब परमानेंट चेक डैम के अंदर 3 चीजें आती है, ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, शूट स्पिलवे। देन बात करते हैं पहले तो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो टू कलेक्ट अमाउंट ऑफ सॉइल सेडिमेंट ऑन देयर अपस्ट्रीम पोर्शन टू बिल्ड अप ए ह्यूज वेजिटेटिव कवर। तो इनका यूज बताया जा रहा है कि जो सॉइल या फिर सेडिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो के साथ में जो आते हैं उनको अपस्ट्रीम साइड में ही रोक के एक वेजिटेटिव कवर वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। To check the gully erosion until sufficient vegetation has been established at the critical point of the gully। मतलब ये मेनली तो इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इरोजन कंट्रोल करके हम गली या जो इरोजन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके जो साइड्स या बेड स्लोप से जो पार्टिकल रिमूव होने हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रक्चर बना के, ताकि वहाँ पे हमको वेजिटेशन करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके, प्रॉपर पॉन्डिंग मिल सके, और वेलोसिटी जो गली में वाटर फ्लो की वो कम हो जाए। द चेक डैम्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज गली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चेक डैम्स का हम यूज इसीलिए करते हैं कि रन ऑफ को कंट्रोल कर सके और सॉइल इरोजन को कम कर सके, और इसका स्पेशली यूज है वो साइज स्मॉल और मीडियम साइज गलीज में होता है। These dams are also preferred in those areas, particularly where permanent protection work is sought for stabilizing vegetative cover। तो टेम्पररी स्ट्रक्चर का वही यूज होता है जहाँ पे हमको परमानेंट कंट्रोल नहीं चाहिए होता है, या फिर जहाँ पे जो इरोजन है वो कम है या थोड़ा कुछ समय के लिए हुआ है या कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ उस लैंड में, इस वजह से वहाँ पे इरोजन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम टेम्पररी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिनका लाइफ ज़्यादा नहीं होता। Because the immediately check the flow velocity causing vegetation are fully developed। तो immediately यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड रहता है कि हम वहाँ की फ्लो वेलोसिटी कम करें, वेजिटेशन इरोजन जो है वो कम करें, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इरिगेशन वाटर जो फ्लो होता है हमारे फील्ड में, हमारे चैनल्स में, तो उनके सेफली पैसेज के लिए, बिना इरोजन के पैसेज के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं। लाइक एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल, ऑगी स्पिलवे। ऑगी स्पिलवे का जो यूज़ किया गया है टेहरी डैम में किया गया है।
वाटर के सेफ पैसेज के लिए ही। आप इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए टिहरी डैम के बारे में, जो कि एशियाज लार्जेस्ट अर्दन डैम है। ठीक है। द चेक डैम्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेशंस, नॉट एज सब्स्टिट्यूट। वेरियस टाइप ऑफ गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड अंडर। तो फर्स्ट है टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के अंदर में ब्रशवुड चेक डैम। तो ये दो टाइप के होंगे, सिंगल रो ब्रशवुड डैम और डबल रो ब्रशवुड डैम। The main requirement of temporary gully control structure is that they must be quick and easy to construct. तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि या उसकी रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी यही है कि वो जल्दी से किसी भी जगह पे बनाया जा सके और आसान हो कंस्ट्रक्शन में, ज़्यादा कॉस्ट ना हो उस स्ट्रक्चर का। और नियर बाई जो मटेरियल अवेलेबल हो नेचुरली या किसी मार्केट में नियर बाई में इजीली अवेलेबल हो, ऐसे मटेरियल्स का यूज करके कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो इसका ब्रशवुड डैम का एक मेजर डिसएडवांटेज यही है कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है फील्ड में या मार्केट में। इसमें जो भी सामान या मटेरियल लगते हैं। ब्रशवुड डैम चेक डैम आर but the construction procedure of this check dam is given as under। तो सिंगल रो ब्रशवुड डैम कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ डैम कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगल रो ब्रशवुड डैम है, तो वुड का एक सिंगल रो प्रोवाइड किया जाता है चैनल के बीच में, विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली विथ द ब्रशवुड मटेरियल। ठीक है। कीपिंग द बट इन टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड, द ब्रशवुड आर केप्ट इन पोजिशन बाय टाइंग द पोस्ट। तो यहाँ पे ब्रशवुड मतलब जो वुड मटेरियल है उसको फील्ड के गली के अक्रॉस में बांधा जाता है, गड़ाया जाता है गली के अक्रॉस। बिफोर द डैम इज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द साइड ऑफ द गली स्लोप शुड बी 1:1। तो सिंगल रो ब्रशवुड डैम बनाने के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है गली में कि उसका साइड स्लोप जो है वो 1:1 उस जगह पे हमको क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जो ब्रशवुड डैम हो तो सही से काम करे और कंस्ट्रक्शन हमारा जो है इजी हो जाए। एंड गली बेड ऑल्सो वी शुड एक्सकवेटेड फ्रॉम 15 सेंटीमीटर डेप्थ अक्रॉस द एंटायर गली विड्थ ओवर विच ब्रशवुड आर प्लेस्ड। मतलब परपेंडिकुलरली गली के, जैसा कि ये लेंथ वाइज गली है तो इसके परपेंडिकुलर में एक गड्ढा करना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है 15 सेंटीमीटर की, जिसमें हम इन लॉक्स को यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेजेस में, इन लॉक्स को हम गड़ाए हुए हैं। और इसके इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन में 15 सेंटीमीटर का गड्ढा किया जाता है, जिसमें इस लॉक्स को गड़ाया जाता है, वुड लॉक्स। The loose earth is piled on the upstream side, giving a slope of 1:1 to prevent direct shrinking of water on the dam। तो अपस्ट्रीम साइड में जो खुदाई की हुई मिट्टी होती है उसको अपस्ट्रीम साइड में 1:1 के स्लोप में पैक कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है उसको। After excavation, the wooden post of about 10 centimeter in diameter are driven in a line across the gully at interval of about 90 सेंटीमीटर अप टू डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर। तो खुदाई के बाद या एक्सकवेशन के बाद जो हम गली बेड में अक्रॉस में जो एक्सकवेशन किए हैं उसमें 90 सेंटीमीटर तक के 90 सेंटीमीटर के गैपिंग में, 90 से 120 सेंटीमीटर के गैपिंग में 10 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले वुड लॉक्स फिक्स किए जाते हैं, जिनका डेप्थ बेड से होता है 75 सेंटीमीटर नीचे की ओर। ठीक है। बेड वाले पोर्शन से 75 सेंटीमीटर नीचे की ओर रखा जाता है। The brushwood are tied from the front line। तो ये जो ब्रशवुड है उनको ऐसे प्लेस किया जाता है ताकि उनका निचला पोर्शन जो है वो ऊपर की ओर रहे
और इनको एक दूसरे के साथ में बांध भी दिया जाता है ताकि ये मूव ना करे अपनी जगह से। फॉर प्रोवाइडिंग गुड स्ट्रेंथ द वुडन पोस्ट आर टाइड यूजिंग गैल्वेनाइज्ड वायर, मतलब गैल्वेनाइज्ड वायर, GI वायर जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, उसके थ्रू इनको एक दूसरे से बांध दिया जाता है बहुत सारे लाइंस में, ताकि इनमें जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है इनका बढ़ जाए और स्टेबल रहे जो ब्रशवुड्स हैं। It should be kept in mind that the lower layer of the brushwood must be longest. The procedure is repeated till the dam attains a required height and a proper notch. The sectional view of single row brushwood check dam is shown. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया जाता है कि ये स्टेबल कंडीशन में प्रोवाइड स्टेबल रहे, मतलब वायरिंग जो है वो इतनी दी जाती है ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो एक दूसरे के साथ में अटैच होकर पूरा उस फ्लो को झेल सके उस चैनल में या उस गली में। देन नेक्स्ट है डबल रो ब्रशवुड डैम। तो जो डबल रो ब्रशवुड डैम है वो 2 to 2.5 मीटर गहरे और 6 मीटर चौड़े गली के लिए या चैनल्स के लिए प्रिफरेबल होता है, मतलब सुटेबल होता है। विथ कंट्रीब्यूटिंग वाटरशेड एरिया ऑफ अबाउट 40 हेक्टेयर, मतलब वाटरशेड एरिया उस चैनल का जो है वो 40 हेक्टेयर तक भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये चीज सुटेबल होती है डबल रो ब्रशवुड डैम। दो इट रिक्वायर्स मोर वुडन पोस्ट एंड लेबर कॉस्ट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पे 2 रोज दिए जा रहे हैं लॉक्स के, ब्रशवुड्स के, तो यहाँ पे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेबर चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू सिंगल रो ब्रशवुड डैम। और ये जो है सुपीरियर भी है सिंगल रो से, मोस्ट उसके कंपैरिजन में, सिंगल रो ब्रशवुड डैम के कंपैरिजन में ज़्यादा सुटेबल रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है और लॉन्ग लाइफ भी रहता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ चेक डैम ए ट्रेंच ऑफ अबाउट 90 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर डीप इज डन यूजिंग डिग अक्रॉस द गली। तो डबल रो ब्रशवुड डैम के लिए 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा किया जाता है, एक्सकर्शन किया जाता है, ताकि उसमें जो है ब्रशवुड को फिक्स किया जा सके अक्रॉस द गली। द साइड ऑफ ट्रेंच आर फाउंड स्लोप रेंज ऑफ 1:1। इसमें भी सिमिलर है कि इसका स्लोप जो है, साइड स्लोप वो मेंटेन किया जाता है, मतलब एक पूरा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाया जाता है 1:1 का स्लोप देके थोड़े ही पोर्शन के लिए, ताकि हमको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सके। The wooden posts of about 15 cm diameter are placed at 1 cm apart up to depth of 75 cm in bed। तो 15 सेंटीमीटर के डायमीटर के जो लॉक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है यहाँ पे, और 180 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इनके बीच की दूरी रखी जाती है एक रो में, और जो गहराई है वो लगभग 75 सेंटीमीटर बेड से रखी जाती है। गली के बेड से नीचे हमको 75 सेंटीमीटर तक का जो लॉग है उसको दिया जाता है। इन 2 rows along the trench, दोनों लाइनों में सिमिलरली जो है डेप्थ वो रखा जाता है। अनदर लाइन ऑफ स्टैक इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इज अबाउट 150 to 180 सेंटीमीटर लोअर। दूसरे भी लाइन में ऐसा ही हुआ, 50 से 180 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस लॉक्स के बीच में रखा जाता है। आफ्टर दैट 2 लेयर ऑफ ब्रशवुड मटेरियल आर लेड अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर एंड आर टाइड टू द पोस्ट एंड स्टिक्स विथ गैल्वेनाइज्ड वायर। तो इसमें भी 2 रोज बनाने के बाद में एक रो में जितने भी वुड्स होते हैं उनको गैल्वेनाइज्ड आयरन के थ्रू एक दूसरे से तब तक बांधा जाता है तब तक कि उसमें एक स्टेबिलिटी ना मिल जाए उन वायर्स के थ्रू, और जो सभी लॉक्स हैं वो अच्छे से स्टेबल ना हो जाए वहाँ पर उस कंडीशन में। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि टॉप व्यू में अगर इमेजिन करेंगे तो 2 रोज होते हैं, ये लॉक्स होंगे, और ये जैसे इस वाले पोर्शन से वाटर फ्लो हो रहा है, तो एक गैपिंग में इनके बीच में 2 लॉक्स के बीच में एक और लॉक दिया जाता है दूसरे रो में, ऐसा।
तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड व्यू में ऐसा ही दिख रहा है इस फिगर में भी। The brushwood are also laid between the post and through packed. When it reach a required height, a notch of rectangular cross section is constructed to conduct the flow. तो जब इसमें पूरे लैश वायर के थ्रू अच्छे से बांध दिया जाता है और स्टेबिलिटी आ जाती है, तब इसमें एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का दिया जाता है। कंडक्ट मतलब एक एरिया छोटा सा प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसमें से फ्लो जो है स्मूथली निकल सके। और अप स्ट्रीम साइड में जो वाटर का डेप्थ फिल होने के बाद, मतलब जो रिक्वायर्ड डेप्थ है उतना हमको मिलने के बाद, जो वाटर फ्लो का होता है वो एक्स्ट्रा वायर जो सरप्लस वाटर वो ऊपर की तरफ से जो कंडक्ट बनाए रहते हैं उसमें से निकल जाता है सेफली। देन नेक्स्ट है सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लूज रॉक फिल डैम। तो नाम से ही क्लियर है कि रॉक्स को जो है चैनल के बेड में पूरे साइड में बिना किसी कंस्ट्रक्शन या एक्सकवेशन के खाली प्लेस कर दिया था रॉक्स को अच्छी तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ चेक डैम इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड वेरी इफेक्टिव फॉर गली कंट्रोल। These dams are preferred in the area where plenty of loose rocks are available. तो इसके लिए नेसेसरी यही है कि अगर कोई स्टोनी एरियाज है, हिली एरियाज में, ये मतलब स्टोन्स अवेलेबल है किसी एरिया में आसानी से, तो वहाँ पे लूज रॉक फिल डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो इजी रहता है और सूटेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स इजीली अवेलेबल है बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन या और अदर कॉस्ट के। द स्टोन्स आर केप्ट अक्रॉस द गली विथ एंकर्ड विथ वायर नेटिंग मेड ऑफ फेयरली अबाउट द गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पे नेटिंग देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी पैकिंग के साथ में और थोड़ा सा सॉइल जो है उसमें फिक्स कर दिया जाता है या सीमेंटिंग कर दी जाती है रॉक में थोड़ी मोटी स्टोन्स में, तो उसमें स्टेबिलिटी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। और अगर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी हमको ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में हमको नेटिंग देनी पड़ती है ताकि जो बोल्डर्स हैं वो एक दूसरे से चिपके रहें और अपने अपनी जगह से जो है हिले ना हो फ्लो की वजह से। The wire netting of about 2 meter or more width is laid across the gully bed. Over it, closed rocks are packed approximately up to the half of the width of netting. तो जो है बोल्डर कंडीशन जो स्टोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनके हाफ पोर्शन तक के तो कम से कम नेटिंग हमको दे देनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी जो है वो सूटेबल रहे और सही शॉर्ट स्टेबिलिटी हमको मिल सके इस स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन मैं बताया नेटिंग देना ही ज़रूरी नहीं है, हम सीमेंटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, सॉइल पैकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लूज रॉक फिल डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड more substantial structure using several layers of rock boulders. At the location where flow velocity is very high, the loose rock dam constructed as per above are not suitable. They are likely to get washed away in this condition. These dams are constructed with foundation. तो यही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीमेंटिंग हम भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके रॉक्स के लिए। और अगर हम सीमेंटिंग कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फाउंडेशन भी देना पड़ता है और साइड स्लोप जो है वो 1:1 में मेंटेन भी करना पड़ता है उस जगह पे। The foundation is dug across the gully width to a depth of about 1.5 meter. The width of foundation is kept about 3 times. The gully are also dug. तो फाउंडेशन के लिए हमको खुदाई भी करनी पड़ती है, एक्सकवेशन रिक्वायर्ड होता है ताकि जो हार्ड जो सॉइल लेयर है वहाँ से हमको बेस मिल सके और स्टेबिलिटी जो है प्रॉपर रहे। Towards upstream side of dam, a foundation is also dug for depth of 50 cm for apron construction. तो एक और फाउंडेशन अपस्ट्रीम साइड के लिए भी लगता है एप्रॉन क्रिएट करने के लिए। एप्रॉन मतलब एक पोर्शन होता है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। एप्रॉन मतलब एक पोर्शन होता है जिसमें वाटर का जो फ्लो है वो आके पॉन्डिंग होता है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर को क्रॉस करता है। मतलब एक छोटा सा एरिया दिया जाता है ताकि वहाँ पर थोड़ा सा वाटर जो पॉन्ड हो सके, पॉन्डिंग हो सके, सीमेंटेड स्ट्रक्चर, उसी के लिए एप्रॉन बोलते हैं। After digging the foundation, the stones are packed in the layer over the foundation.
तो फाउंडेशन क्रिएट करने के बाद सीमेंटिंग करके जो रॉक्स होते हैं उनको अच्छे से तरीके से वहाँ पे सेट कर दिया जाता है फाउंडेशन के ऊपर में, ताकि स्टेबल रहे और अपनी जगह से खिसके ना। तो फाउंडेशन इसीलिए दिया जाता है किसी गली में कि यहाँ पर अगर इरोजन ज़्यादा है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा है गली में, तो अगर हम लूज रॉक वहाँ पे डाल भी दे रहे हैं तो वो नीचे की ओर से कटाव करते हुए, सॉइल इरोड करते हुए वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को बहा के लिए जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो सीपेज वाटर है वो नीचे की ओर ना जाए और नीचे से इरोजन ना हो जाए, इसी वजह से हमको फाउंडेशन लेना नेसेसरी हो जाता है किसी किसी जगह पे। द साइज ऑफ नॉच शुड बी सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द रन ऑफ फ्लो सेफली। तो इसमें भी एक नॉच टाइप का रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया जाता है ताकि एक डेप्थ ऑफ वाटर क्रिएट होने के बाद जो एक्सेस वाटर है वो आसानी से वहाँ से निकल जाए। तो उसका डेप्थ जो है 0.3 मीटर और लेंथ जो है वो चेक डैम का आधा भी रख सकते हैं। एप्रॉन इज कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट ऑफ द डैम मेन वॉल। ठीक, अपस्ट्रीम साइड पे द फंक्शन ऑफ एप्रॉन इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वाटर फ्लो ऑन द मेन वॉल बाय डिसिपेटिंग द फ्लो वेलोसिटी। वहाँ पे एप्रॉन का काम यही होता है कि अपस्ट्रीम साइड पे जो फ्लो वेलोसिटी उसको कम करे, उसकी इम्पैक्ट एनर्जी को कम करे ताकि वो स्ट्रक्चर को इजिली क्रॉस कर सके। देन नेक्स्ट है लॉक चेक डैम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।